हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फीलर फॉर्म। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में। तो मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम जो है आज जो है हिंदी साहित्य में क्या करने वाले। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों वो है नई समीक्षा। तो आज हम नई समीक्षा पढ़ने वाले हैं और आपको पता है कि जो नई समीक्षा है उसकी चर्चा जो है थोड़ी सी हमने हमारी पिछली क्लास में की थी। ठीक है, जब हमने पढ़ा था रूपवाद के बारे में और हमने उसमें पढ़ा था कि जो रूपवाद होते हैं उसकी दो धाराएं होती है और वो दो धाराएं कौन कौन सी होती है। वो दो धाराएं होती है रूसी रूपवाद और एंग्लो अमेरिकी नई समीक्षा। तो आज हम जो एंग्लो अमेरिकी नई समीक्षा है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और रूसी रूपवाद के बारे में आपने पिछली क्लास में जाना कि रूसी रूपवाद जो था वो कैसे था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ये रूसी रूपवाद और ये हम नई जो समीक्षा है वो कहाँ से पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आपको पता है इकाई 3 चल रही है और भाग हमारा 23वां चल रहा है और ऑलमोस्ट हमारी जो क्लास है इस जो कहूँ मैं इकाई जो 3 है वो ऑलमोस्ट हमारी ख़त्म ही होने वाली है। अब सिर्फ कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स रहते हैं और वो भी हम जल्दी से कवर अप कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिल्कुल देरी ना करते हुए, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो काफ़ी बड़ा है और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसे थोड़ा छोटा करने की कोशिश करूं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसलिए हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, तो जैसे जिन्होंने जो है व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो वो जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चलिए, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर होता है। फर्स्ट पेपर की तैयारी आप 9 बजे 11 बजे 2 बजे की क्लास में कर सकते हैं और जो मेरी क्लास होती है वो 12 बजे होती है, तो आप 12 बजे जो है सेकंड पेपर की क्लास कर सकते हैं। आगे चलते हैं, तो जिन्होंने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, इंस्टॉल नहीं किया है, वो प्ले स्टोर पे जाकर फिलर फॉर्म सर्च करें। वहाँ पर उन्हें जो है ये जो एप्लीकेशन है वो मिल जाएगी जो स्क्रीन में दिख रही है, और जो फ्री नोट्स है वो भी मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस मिल जाएगी, एमसीक्यू पीवाईक्यू सब कुछ आपको यहाँ पर 100% ऑफ में मिल रहा है। तो आप इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए दोस्तों। ठीक है, तो देखिए सिलेबस की ओर। तो सिलेबस में आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक, क्योंकि आप लोगों को पता है हम जो रूसी रूपवाद है, रूसी रूपवाद जो है हम कर चुके हैं और आज हमने जो है क्या करना है, नई समीक्षा करना है। तो आज हम नई समीक्षा करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि नई समीक्षा में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो भी हमने सारा ओवरऑल पढ़ा है वही सारा का सारा यहाँ पर समीक्षा करके और उनके बीच में आ जाएगा कि किन किन चीज़ों पे काव्य की बात की गई है, कि काव्य जो है वो कैसा होना चाहिए, काव्य की संरचना कैसी होनी चाहिए, काव्य की भाषा कैसी होनी चाहिए। जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उन सभी को उठाते हुए यहाँ पर जो है नई समीक्षा जो है वो तैयार की गई है। ठीक है, तो बाकी ये सारे जितने टॉपिक्स हैं ये हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में हम पढ़ रहे हैं नई समीक्षा। तो आई होप सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं और हम लोग शुरू कर सकते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में तो आप कमेंट करते ही हैं, तो अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए और डेफिनेटली आपका जो यूजीसी नेट जेआरएफ है वो ज़रूर क्रैक होगा। ठीक है, तो चलिए नई समीक्षा की ओर बढ़ते हैं और नई समीक्षा के बारे में जानते हैं, कैसे ये शुरू हुआ, कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई एंड देन उसके बाद कैसे कैसे इसने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, क्या इसके जो है इसकी प्रवृत्तियां क्या क्या है, सारी चीज़ों के बारे में अब हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, 20वीं शताब्दी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और समृद्ध आलोचनात्मक आंदोलन का नाम ही क्या है, नई समीक्षा है, जिसे नई जो है आंदोलन भी कहा जाता है या फिर कहें न्यू क्रिटिसिज्म। तो मैंने आपको बताया है न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में। तो यहाँ पर नई समीक्षा क्या है कि न्यू क्रिटिसिज्म जो है उसे कहा जाता है। तो इस आंदोलन का उद्भव जो है वो एंग्लो अमेरिकी आलोचनात्मक प्रवृत्ति के रूप में हुआ था। तो एंग्लो अमेरिका, आपको पता है कि मैंने आपको रूपवाद करवाया था। रूसी रूपवाद जो था वो दो धाराओं में बटा हुआ था। ठीक है, एक जो क्या कहते हैं रूपवाद जो था वो दो धाराओं में बटा हुआ था।
एक था रूसी रूपवाद और दूसरा था एंग्लो अमेरिकी नई समीक्षा। तो यहां पर हम एंग्लो अमेरिकी जो नई समीक्षा है उसी की चर्चा करने के लिए आए हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखेंगे, पाश्चात्य आलोचना है उसके क्षेत्र में जब आलोचक की दृष्टि काव्य कृति की अपेक्षा काव्य कृतिकार पर अत्यधिक केंद्रित होने लगी, तब इस रोमांटिसिज्म दृष्टिकोण के विरुद्ध विद्रोह का स्वर फूटने लगा। अब जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है, तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, मैंने आपको रोमांटिसिज्म का भी कुछ बताया था। तो मैंने रोमांटिसिज्म का आपको क्या बताया था कि रोमांटिसिज्म पिछले के टाइम पर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि जो कवि होता था वो अपनी जो मैं कहूँ कि उसकी अनुभूति है या उसकी जो भावनाएं हैं वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो उन सारी भावनाओं को क्या कर रहा था, काव्य में उतार रहा था, और जिससे किसी का कोई उद्देश्य नहीं है, किसी का कोई हित नहीं था, ये तो उसकी पर्सनल फीलिंग्स थी ना, वो उसको भी उसमें उतार रहा था। मतलब रोमांटिसिज्म इतना ज़्यादा बढ़ गया था, अश्लील बातों का और ये सब चीज़ें जो थी वो बिल्कुल सीधे सीधे जो है कविता में जो है वर्णित की जा रही थी। तो ये रोमांटिसिज्म इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि इसके विरोध में मैं कहूँगी, इसके विरोध जो था, इसके विरोध में कई सारे आलोचकों ने आलोचना, क्योंकि मेन चीज़ क्या थी, कृति को महत्ता नहीं दी जा रही थी, बल्कि किसको महत्ता दी जा रही थी यहाँ पर, कृतिकार को। क्योंकि कृतिकार क्या कर रहा था, अपनी भावनाएं, अपनी अनुभूतियों को वहां पर उकेरने की कोशिश कर रहा था, उतारने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से रोमांटिसिज्म ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, और कृति की मैं महत्वता की बात करूं तो कृति का जो महत्व है वो क्या हो गया था, यहाँ पे कृतिका के महत्व को यहाँ पर स्वीकार किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो कृतिकार है वो ज्यादातर व्यक्तिगत चीजें हैं उन चीजों का वर्णन कर रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो रोमांटिसिज्म है उसके विरोध में जो है एक विद्रोह जो था वो शुरू हो गया था। दोस्तों अभी मैं जो है क्लास नहीं ले पा रही हूँ उस तरीके की, क्योंकि जो है मेरे लैपटॉप की थोड़ी कुछ प्रॉब्लम है, और जैसी वो ठीक हो जाएगी तो हम जो है कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास को जैसे होती है हमारी। ठीक है, आगे चलते हैं। इस वर्ग के आलोचकों के मतानुसार समीक्षा के समर्थकता जो है वो कृति के केंद्र में अवलोकन में ही निहित है। तो यहाँ पर जो मेन महत्व है वो किसको दिया गया, कृति को महत्व दिया गया। तो यहाँ पर मेन चीज क्या है, कृति को केंद्र में रखा गया, मतलब कृति की महत्ता को जो है यहाँ पर स्वीकार किया गया है। तो इतनी चीज यहाँ पर याद रखिए आप लोग कि कृति के महत्व को यहाँ पर स्वीकार किया गया है। आई होप आपको इतना सा समझ में आ गया होगा कि नई समीक्षा क्या है, अभी आपको प्रॉपर तरीके से पता चलेगा और आगे जाके। चौथा पॉइंट देखेंगे तो चौथे पॉइंट में क्या बताया गया है, चौथे पॉइंट में बताया है, अतः इस वर्ग के आलोचक जो है वो कलाकृति का एक अखंड इकाई मानकर समीक्षा क्रम में प्रवृत्त होते हैं। तो यहाँ पे जो कलाकार है वो इसको क्या मान रहे हैं, एक अखंड कृति के रूप में मान रहे। तो एक अखंड कृति इसको माना जा रहा है, और उसके बाद इसका क्या है, समीक्षा क्रम जो है तैयार किया जा रहा है। मतलब एक तरीके से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है एक तरीके से जो है रूपवाद दिखाया जा रहा है, और जो भी इनकी कलाकृतियाँ हैं उनको जो है यहाँ पर स्वीकार करने की बात की गई है, उसी की समीक्षा करने की बात की गई है। तो जो भी यहाँ पर बताया, हमने अलग अलग भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ा और हमने जो है पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ा। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो काव्य की ही बात की है सभी ने, और उनकी जो कलाकृति है, जो उन्होंने कलाकृति यहाँ पर की है, उसको अखंड रूप देखकर, अखंड जो है इकाई मानकर जो है यहाँ पर समीक्षा जो क्रम है वो एक तैयार किया गया है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में क्या है, उन्होंने इस धारणा पर पर्याप्त बल दिया। किस चीज पर बल दिया उन्होंने, कि किसी भी रचना का विवेचन जो है या विश्लेषण जो है उसकी समग्रता और संपूर्णता में ही निहित होता है। मतलब अगर कोई भी चीज है तो वो पूरी होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम रूपवाद की बात करें स्टूडेंट्स, तो रूपवाद में हम लोगों ने जब पढ़ा, हमने रूपवाद में क्या चीज पढ़ी, रूपवाद में हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो पढ़ा हमने वस्तुवाद और एक पढ़ा हमने रूपवाद। लेकिन वहां पर क्या किया जा रहा था, वहां पर वो अगर रूपवाद का अंत हो गया तो उसका कारण क्या था, रूपवाद का अंत सिर्फ इतना ही था कि रूपवाद में ज्यादा बल किस पे दिया गया था, सिर्फ रूपवाद में बल दिया गया, वस्तुवाद पर। मतलब जो हमारी अनुभूति होती है, जो हमारी फीलिंग्स होती है, जो हमारे जो है विचार होते हैं, जो नैतिकता होती है, वो सब चीजें उसमें नहीं थी, उन चीजों का बहिष्कार किया गया था।
उन चीज़ों को जो है इग्नोर किया गया था, ठीक है, उन चीज़ों को नहीं ध्यान दिया गया, पर ज़्यादा फोकस किस पे किया, एकाग्री रूप पे किया गया, मतलब रूपवाद को ज़्यादा महत्व दिया गया। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि वो संपूर्ण और विश्लेषण अगर उसका पूरा हो या समग्रता उसमें पूरी हो, मतलब अगर रूपवाद है तो साथ साथ वस्तुवाद भी अगर पूरा हो, तब जाकर जो है रचना जो है वो पूरी मानी जाएगी, संपूर्ण मानी जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। पश्चिम में जो रचना है या कृति है, ठीक है, वे इस समीक्षा पद्धति को नई समीक्षा के नाम दिया गया। तो इस पद्धति को क्या नाम दिया गया? नई समीक्षा। तो नई समीक्षा के नाम से जाना गया जो भी पश्चिम में रचना लिखी गई या कोई कृति लिखी गई, तो उसकी समीक्षा जो पद्धति थी, उस पद्धति को क्या कहा गया? यहाँ पर नई समीक्षा नाम दिया गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इस शब्दबद्ध, अगर शब्दबद्ध की बात करें तो सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले इसका जो प्रयोग था वो कोलंबिया विश्वविद्यालय में तुलनात्मक साहित्य के जो प्रोफेसर थे, ठीक है, उनका नाम था J.E. स्पैनगार्ड। तो J.E. स्पैनगार्ड जो थे, उन्होंने इस शब्द का प्रयोग 1910 में, ठीक है, ईस्वी में न्यू क्रिटिसिज्म शिक्षक जो अपने लेख है उसमें किया था। समझ आया? तो यहाँ पर जो है इस शब्द का प्रयोग कोलंबिया के जो विश्वविद्यालय है वहां पर प्रोफेसर जो J.E. स्पैनगार्ड है, उन्होंने 1910 ईस्वी में दी न्यू क्रिटिसिज्म जो शीर्षक है उसके लेख में इसका उपयोग किया था, इसका प्रयोग किया था। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? आगे चलें। अब आ जाता है नई समीक्षा की पद्धति। 8 पॉइंट में क्या है? नई समीक्षा की जो पद्धति है वे विशेष रूप में जो है अपनाने की जो शुरुआत है वो जॉन क्रॉन से हुई थी। तो जॉन क्रॉन जो रैमसे है, नाम याद कर लीजिए, जॉन क्रॉन रैमसन। जॉन क्रॉन रैमसन की एक पुस्तक थी द न्यू क्रिटिसिज्म से हुई थी। तो इस पद्धति की विशेष रूप से जो है इसको अपनाया गया, या इसकी शुरुआत जो मैं कहूँ तो इसकी शुरुआत जो है जॉन क्रॉन रैमसन की जो पुस्तक थी वहां से हुई थी। उसमें न्यू क्रिटिसिज्म जो उनकी पुस्तक थी उसमें इसका वर्णन किया गया था। तो रैमसन के बारे में जानेंगे हम। रैमसन ने जो है 1889 से लेके 1974 तक इनका पूरा काल रहा है, ताकि आप लोगों को साथ साथ याद भी रहे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नई समीक्षा में जो है उन नायकों में जो है अग्रणीय हैं ये। तो सबसे ज्यादा अग्रणीय यही थे रैमसन, और इन्होंने जो है एलन टैट, याद कर लीजिए एलन टैट के साथ इन्होंने 1922 में क्या किया है, द फ्यूजिटिव पत्रिका की शुरुआत की थी, जिसमें प्रथम बार नई समीक्षा की प्रवृत्ति का जो संकल्प भी उभर कर सामने आया था। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि यहाँ पर रैमसन की बात की जा रही है, उसका सन बताया 1889 से 1974 का, और उन्होंने जो है यहाँ पर इन्होंने जो है एलन टैट के साथ मिलकर जो है 1922 ईस्वी में क्या किया है, द फ्यूजिटिव जो पत्रिका है उसकी शुरुआत की, और उसमें इन्होंने नई समीक्षा का जो वर्णन है वो वहां पर मिलता है। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। नई समीक्षा की अगर शुरुआत की बात करूं तो किस समीक्षकों से हुई है, और यह कहना कठिन है कि नई समीक्षा की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वो इलियट और रिचर्ड की कृतियों से मिलने लगती है। तो यहाँ पर मेन फोकस किस पे किया गया, इलियट और रिचर्ड। और कहा गया है कि जो नई समीक्षा है उसकी शुरुआत अगर हम बात करें या उसके किस समीक्षकों से होती है, मतलब समीक्षक कौन है यहाँ पर, तो वहां पर इस बात आती है इलियट और रिचर्ड की, क्योंकि इलियट और रिचर्ड के जो सिद्धांत है उनसे काफ़ी कुछ जो है सीखने को मिला है, उनकी जो कृतियां हैं उनसे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला है। तो इस वजह से इनका नाम यहाँ पर दिया गया है नई समीक्षा में। तो नई समीक्षा में इनका भी वर्णन किया गया। ऑलमोस्ट जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उन सभी चीज़ों का वर्णन जो है नई समीक्षा में हुआ है। आगे चलते हैं। 11वां पॉइंट क्या है, तो 11वां पॉइंट की तरफ ध्यान दे तो नई समीक्षा जो है उसमें कवि आलोचक जो है कॉलरिज का प्रभाव जो है वो दबाव बनाकर प्रोफेसर यहाँ पर कौन है, प्रोफेसर यहाँ पर R.N. क्रेन, जो R.N. क्रेन है उनकी बात की जा रही है। तो R.N. क्रेन जो है उन्होंने ज्यादातर नई समीक्षकों को जो है कॉलरिजियन नाम जो है वो दिया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता, तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स को याद कीजिए। दोबारा बता रही हूँ,
नई समीक्षा पर जो कवि जो आलोचक है कॉलरिज का प्रभाव इसमें काफी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो कॉलरिज की काफी सारी जो कृतियां हैं या काफी सारी जो उसका सिद्धांत जो उन्होंने दे रखा है उन सबका जो प्रभाव है वो इसमें देखने को मिलता है, इसलिए नई समीक्षा में कॉलरिज का वर्णन किया गया है। तो इनके प्रभाव जो है उसका जो है प्रभाव जो है देखने को मिलता है, इसलिए प्रोफेसर जो R.S. क्रेन है, याद कर लीजिए जो प्रोफेसर R.S. क्रेन है उन्होंने ज्यादातर जो नई समीक्षा है उसमें किस शब्द का प्रयोग किया है? कॉलरिजियन नाम का प्रयोग किया है। तो शायद पूछ सकते हैं आपसे ये क्वेश्चन कि जो प्रोफेसर R.S. क्रेन है उन्होंने कॉलरिज से वो ज्यादा प्रभावित है, उन्होंने नई समीक्षा में किस नाम का प्रयोग किया है? तो वो है कॉलरिजियन। तो इस शब्द का जो है उन्होंने प्रयोग किया है। आगे चलते हैं 12वें पॉइंट पे। यह आवाज भी उठी कि न्यू जो क्रिटिसिज्म है एक तरह का रूपवाद है। तो मतलब न्यू क्रिटिसिज्म को एक तरीके का रूपवाद कहा गया। अब जानना ये है कि रूपवाद है कि नहीं है, है ना। अब रूपवाद में तो हमने बताया ना कि एकाकी रूप में ही फोकस किया गया था, वस्तुवाद की तरफ तो देखा भी नहीं गया। तो यहां पर रूपवाद ये क्रिटिसिज्म है कि नहीं है, किंतु इस आवाज का खंडन यह कहकर किया गया, देखो इस चीज का खंडन कर दिया गया यहाँ पर कि यह कहकर किया गया कि जो नई समीक्षा है वो मात्र रूपवाद या सौंदर्यपरक रूपवाद नहीं है। मतलब सिर्फ रूपवाद की ही बात नहीं की गई है यहाँ पे, बल्कि रूपवाद की तो कुछ भाषावादी धारणाओं से मेल खाने पर भी सर्वथा अलग ढंग से ही आलोचनात्मक प्रवृत्ति है। मतलब एक अलग ढंग से इसको सिर्फ भाषिक रूप से भी देखा जाता है, ठीक है, भाषा पर भी इस पर जोर दिया जाता है ना। तो अगर भाषा पे जोर दिया जा रहा है तो किस पे जोर दिया जा रहा है? रूप पर जोर दिया जा रहा है ज्यादातर, है ना। रूप की यहाँ पर बात की जा रही है। तो रूपवाद का मैं ये कहूंगी कि अगर हम नई समीक्षा की बात करें तो नई समीक्षा में पूरी तरीके से रूपवाद नहीं है, मतलब एकागी रूप में फोकस नहीं किया गया, बल्कि रूपवाद का जो अंश है उसमें जो रूपवाद का थोड़ा बहुत जो अंश है वो किसमें मिलता है? नई समीक्षा में मिलता है। तो नई समीक्षा में रूपवाद का कुछ अंश जरूर डाला हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से हम नई समीक्षा को रूपवाद नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो पूरा रूपवाद ये नहीं है, इसमें कुछ अंश है रूपवाद के। आई होप क्लियर हो गया होगा इतना पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है 13वां कि 20वीं सदी में जो है अंगल जो अमेरिकी है आलोचकों ने एक ऐसी विद्रोही तेवर अपनाए कि युग को क्या कहा गया? साहित्यिक आलोचना में क्रांति का युग कहा गया। तो इसे क्या कहा जाता है? साहित्य आलोचना में क्रांति का युग कहा जाता है। तो ये आपसे पूछ लेंगे, ठीक है, कि कौन सा ऐसा युग है जिसको जो है साहित्यिक आलोचना में क्रांति का युग कहा जाता है? तो वो नई समीक्षा का यही है, एंगल अमेरिकी आलोचना। ठीक है, तो याद रखेंगे सारे के सारे चीजें इंपॉर्टेंट जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि नई समीक्षा में से बहुत सारे प्रश्न जो है वो उठकर आ जाते हैं। तो इसलिए, और एक्चुअली ये नई समीक्षा जो है काफी बड़ी भी है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स इसको समझना भी ज़रूरी है, छोड़ भी नहीं सकते, और जो है पूरी तरीके से करना भी पड़ेगा इसको, ताकि जो है कोई भी पॉइंट ना छूटे और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल होगा तो आप लोग जो है आंसर करने के लिए समर्थवान होंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं नई समीक्षा की। तो नई समीक्षा में अब क्या है? अब देखो, आपने देखा किस तरीके से स्टार्टिंग हुई, ठीक है, तो कैसे कैसे करके किसने क्या नाम दिया, तो न्यू क्रिटिसिज्म कह के ये जो है उभर कर बाहर आया। फिर किसी ने इसको रूपवाद की बात की, फिर रूपवाद का खंडन हुआ कि नहीं, रूपवाद भी नहीं है। तो इस तरीके से बोला कि रूपवाद का कुछ अंश जो है इसमें मिलता है। तो इस तरीके से पूरी बातें कही और बताया कि नई समीक्षा जो है वो आ गई, नई समीक्षा जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर आपके सामने है। अब इसमें क्या है नई समीक्षा के अंदर, वो चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि उस स्वच्छंदतावाद दृष्टिकोण के विरुद्ध बगावत की जो कृतिकार को केंद्र में रखकर भाववेग के सहज उछलन को महत्व देते हैं। तो जमीन यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? स्वच्छंदतावाद की बात की जा रही है। और स्वच्छंदतावाद कब था? जब रोमांटिसिज्म बहुत ज्यादा था। मतलब कवि जो था वो अपनी व्यक्तिगत चीजें, अपनी व्यक्तिगत जो भावनाएं हैं उन चीजों का वर्णन जब अपनी कृति में करने लगा था, अपना जो काव्य है उसमें जब अपने मनोवेगों को उभारने लगा था, चाहे वो अच्छे थे, बुरे थे, अश्लील थे, जैसे मर्जी थे, पर वो पूरी तरीके से उसे काव्य में डालने लगा था। उससे किसी और का हित तो था ही नहीं, लेकिन एक तरीके का उसके जीवन का उछलन जो था, जिस व्यक्तित्व को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मतलब इसमें कृतिकार की एक तरीके से मर्जी होती थी कृतिकार की कि वो किस तरीके की रचना करना चाहता है। तो वो क्या करता था, वो अपने जो है रोमांटिसिज्म जो है उस जैसी कविताओं की रचना करता था। ठीक है, तो जो क्या है, एक तरीके से ये कहूंगी कि अपने भावों को वो संभाल नहीं पाता था,
है ना, और अपने भावों को वो यहाँ पर इस तरीके से उतार देता। तो स्वच्छंदता जो वाद है, क्योंकि वो स्वच्छंद था, उसको किसी का उसको कंट्रोल नहीं था, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र था, अपनी मर्जी के अनुसार जो है काव्य की संरचना कर सकता था और वो उसमें रोमांटिसिज्म भरता था। तो ये जो चीज थी, इस चीज के विरोध में मैं कहूं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया गया, कृतिकार को दिया गया। कृति को तो कोई महत्व ही नहीं दिया जा रहा ना, कृतिकार को महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि कृतिकार यहाँ पर अपनी चीजों को उभार रहा है और अपनी चीजों का वर्णन कर रहा है, कृति से उसको कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो है इसके विरोध में आवाज उठाई गई। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि दूसरी ओर क्या हो रहा था, जो कलावाद है, यहां पे आएगा कलावाद। ठीक है, तो दूसरी ओर जो कलावाद है और जो सौंदर्यवाद है, तो कलावाद मतलब जो कला है और सौंदर्य मतलब जो उसका रूप है, उसमें कला को निरपेक्ष सत्ता प्राप्त की और उसे जो है स्वीकार नहीं किया गया। तो आप बताइए, रूपवाद को स्वीकार किया गया? रूप की तो बात कर रही है यहाँ पे, कलावाद क्या है और सौंदर्यवाद क्या है? रूप की चर्चा की जा रही है, उसके भाव या उसकी विचारधारा, उसके आदर्श, उन सब चीजों की थोड़ी ना बात की जा रही है। तो रूपवाद की यहाँ पे डिस्कशन की जा रही है और रूपवाद को तो उन्होंने क्या कर दिया था, स्वीकार नहीं किया था, मतलब उन्होंने अस्वीकार कर दिया था कि रूपवाद नहीं है बल्कि वस्तुवाद भी होना चाहिए। अगला पॉइंट देखेंगे, सच्चे अर्थों में नई समीक्षा का जो जन्म है वो टी.एस. इलियट के चिंतन से होता है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कर दी, टी.एस. इलियट के चिंतन से होता है। टी.एस. इलियट का अगर सन की बात करें तो 1888 से लेकर 1965 इनका सन है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप लोगों को याद रहे। टी.एस. इलियट 1888 से 1965। ठीक है, तो इन चिंतक से होता है, तो इन्होंने चिंतन किया था नई समीक्षा के ऊपर सच्चे अर्थों में। ठीक है, और क्या कहेंगे कि कुछ विद्वानों ने इलियट को ही नई समीक्षा का जनक भी माना है। तो नई समीक्षा का जनक अगर हम बोलेंगे कुछ विद्वानों के अनुसार नई समीक्षा का जनक किसको माना जाता है, तो आप लोग कहेंगे टी.एस. इलियट को। तो टी.एस. इलियट को जो है नई समीक्षा का जनक माना जाता है। तो आई होप आपको इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब बिल्कुल आगे चलते हैं फटाफट, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है हमारा सिलेबस है इसमें नई समीक्षा में, तो उसकी चर्चा करेंगे। आगे आ जाता है हमारे पास इलियट का। तो इलियट का यहाँ पे क्या है, समीक्षात्मक कृति जो है वो नई समीक्षा की दृष्टि में यहाँ पर कृति जो है वो आई है। तो कौन कौन सी कृतियाँ हैं वो पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ये जो सारी की सारी कृति दे रखी है, शायद इनमें से आपसे पूछ भी सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये नोट डाउन करवा दी है। तो आप लोग इसे जो है रख लीजिए और ताकि आपके ये काम आ सके। तो इलियट की समीक्षात्मक कृतियों की बात करें तो नई समीक्षा की दृष्टि में कई सारी कृतियाँ आई। तो सबसे पहला था जो है इजरा पॉन्ड। इजरा पॉन्ड की जो हिज मैट्रिक एंड पोइट्री है, हिज मैट्रिक एंड पोइट्री जो है वो यहाँ पर है इसकी। ठीक है, तो 1917 की जो हिज मैट्रिक एंड पोइट्री है वो यहाँ पर जो है यहाँ पर दी गई है। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाता है, सेकंड है यहाँ पर द सीक्रेट वुड। तो सीक्रेट वुड जो है, सीक्रेट वुड की यहाँ पर क्या है, ऐसे जो है ना पोइट्री एंड क्रिटिसिज्म। तो ये यहाँ पर दे रखा है, ये 1920 में हुई थी। उसके बाद तीसरा आ जाता है होमेज टू जॉन ड्राइडन। तो जॉन ड्राइडन का क्या है यहाँ पे, द 3 एसेज ऑन पोइट्री इन दी 7th सेंचुरी। तो ये है 1924 में। फिर दाते जो कि 1929 में था। उसके बाद है सिलेक्टेड जो एसेज, तो ये जो है 1917 से 1932 था। उसके बाद है दी म्यूजिक ऑफ पोइट्री, द म्यूजिक ऑफ पोइट्री 1942 में। फिर है व्हाट इज द क्लासिक, तो व्हाट इज द क्लासिक इज 1945 में। उसके बाद ऑन पोइट्री 1947 में। फिर मिल्टन 1947 में। एंड उसके बाद है द 3, यहाँ पे 3 आएगा, द 3 वॉइसेस ऑफ पोइट्री जो कि 1953 में। तो ये सारी की सारी जो है कृतियां हैं और ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कृतियां हैं, तो इन्हें मिस ना करें क्योंकि इनमें से कोई भी प्रश्न जो है उठकर आ सकता है। आगे चर्चा करते हैं हम लोग। तो नई समीक्षा में और क्या क्या था वो पढ़ते हैं। तो नई समीक्षा का जो है उद्भव और विकास की बात करें तो 2 विश्व युद्ध के जो ध्वंसात्मक जो चेतना थी उनके बीच में हुआ था। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को पता ही है कि प्रथम जो विश्व युद्ध था उसके बाद में ही जो है इसकी स्टार्टिंग हुई थी रूपवाद की, है ना। तो रूपवाद में फिर 2 जो है धाराएं आए निकल कर बाहर। एक था रूसी रूपवाद क्योंकि वो रूस में था इसलिए रूसी रूपवाद कहलाया, और दूसरा जो था आंगल जो अमेरिकी थी
उसकी नई समीक्षा जो थी वो निकल कर आई। तो यहाँ पे दो जो विश्व युद्ध है उसकी बात की जा रही है। तो उसमें अस्तित्ववाद की जो विचारधारा है उसका प्रभाव जो है कहाँ देखने को मिलता है, नई समीक्षा में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर किस पर बल दिया गया, अस्तित्ववाद पर बल दिया गया। अब जानेंगे अस्तित्ववाद क्या है और उसमें क्या क्या बताया गया है, तो उन सब चीजों की चर्चा यहाँ पर की गई है। तो अस्तित्ववाद की जो विचारधारा है कि भांति ही नई समीक्षा यह मानती है, मतलब बिल्कुल जैसा अस्तित्ववाद में बताया गया है उसी तरीके से नई समीक्षा भी यह मानती है कि कविता और नाटक जो होता है वह एक कलाकृति है, मात्र भाव या विचार नहीं है। मतलब एक तरीके से यहाँ पर किस पर बल दिया जा रहा है, रूपवाद पर बल दिया जा रहा है। रूपवाद की चर्चा की जा रही है कि ये क्या है, कविता जो होता है वो कविता और नाटक जो है वो एक कलाकृति है, मात्र भाव या विचार नहीं है, मतलब वस्तुवाद नहीं है। सिर्फ क्या क्या है यहाँ पर, सिर्फ रूपवाद ही है। तो यहाँ पर इस चीज पर भी जो है बात की गई। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं अस्तित्ववाद जो विचारधारा है उस पर विचार किया जा रहा है। उसके बाद अस्तित्ववाद के अनुसार और क्या है, जीवन का जो अस्तित्व है वे वर्तमान में ही है। तो यहाँ पर जीवन के अस्तित्व को किसको मानते हैं, वर्तमान में ही मानते हैं। मतलब भूतकाल से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, जो पीछे हो चुका है। मतलब जिन्होंने पीछे अपनी अपनी समीक्षाएं दी हैं, चाहे वो अरस्तू है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, चाहे वो कोई भी है, तो उन्होंने जो अपना अपना सिद्धांत दिया उससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि अभी हम उसको वर्तमान में किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं वो चीज ज्यादा मायने लगती है। तो अस्तित्ववाद मतलब जो अभी है प्रेजेंट में उस पर उस पर बल दिया गया और इस सूत्र को पकड़कर ही नई समीक्षा सभी पुराने जो ऐतिहासिक समीक्षा पद्धति है उसका निषेध करती है। तो इस तरीके से अगर बात को अस्तित्ववाद वर्तमान पर डाल दिया तो इससे क्या हो जाता है क्लियर कि जो ऐतिहासिक समीक्षा पद्धति है, मतलब जो पुरानी ऐतिहासिक समीक्षा पद्धति है उसकी अगर बात करें तो उसको पूरी तरीके से यहाँ पर क्या कर दिया है, नकार दिया है। ठीक है, कि ये जो है नहीं होना चाहिए, ऐतिहासिक जो पुरानी चीजें हैं उनको इसमें नहीं लेना चाहिए। तो निषेध किया है उन चीजों का और सिर्फ वर्तमान वाली चीजों पर ही बल दिया गया है। तो आई होप इतनी चीज जो है वो आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर केवल जो है वर्तमानवादी को ही मानते हैं, ये जो नई समीक्षा वाले हैं ये सिर्फ वर्तमानवादी को ही मानते हैं, भूतकाल को नहीं मानते। उसी प्रकार इन्होंने नई समीक्षा को भी माना है कि नई समीक्षा जो है वो पुरानी समीक्षा पद्धति का यहाँ पर क्या कर रही है, खंडन कर रही है। क्लियर है कि पुरानी समीक्षा का यहाँ पर क्या किया जा रहा है, खंडन किया जा रहा है। आगे आ जाता है अस्तित्ववाद जो है अपनी पूरी ताकत दर्शन और विज्ञान का विरोध करता है। तो यहाँ पे दर्शन और विज्ञान का विरोध किया जा रहा है और यही स्थिति नई समीक्षा में भी मिलती है। तो यहाँ पर दर्शन और विज्ञान का विरोध किया जा रहा है। तो आपने पढ़ा तथ्यात्मक, जब पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था कि एक तरीके से अगर हम कृति की बात करें, काव्य की बात करें, तो उसमें तो जो है रागात्मकता पर ज्यादा बल दिया गया था और उसमें भी जो है तथ्यात्मक या वैज्ञानिक की बात कहूँ तो उसको उस पर बल नहीं दिया गया। तो एक तरीके से इन सब चीजों को जो है विरोध किया जा रहा है नई समीक्षा में और जो है नई समीक्षा को अलग ढंग से ही यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और जानते हैं। ये तो थी अस्तित्ववाद की बातें, ठीक है, कि अस्तित्ववाद में क्या है और उन सब चीज़ों को पता होना आपको चाहिए। अब आ जाते प्रमुख समीक्षक। तो बहुत सारे प्रमुख समीक्षक रहे हैं जिन्होंने नई समीक्षा में जो है वर्णन किया है। तो उन्होंने क्या क्या बताया है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नई समीक्षा में आते हैं जॉन क्रॉन रैमसन। तो जॉन रॉन रैमसन जो है, स्पेलिंग गलत होगी रैमसन की, तो रैमसन है, ठीक है, ठीक है, रैमसन। तो रैमसन है नाम उनका। अब पढ़ते हैं आगे। तो जॉन क्रॉन रैमसन की बात की जा रही है। तो जॉन क्रॉन रैमसन का सन सबसे पहले है 1888 से 1974। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, जो फर्स्ट वाला है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में प्रश्न आ रखे हैं तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इसे। नई समीक्षा का जो नामकरण है वे इनकी पुस्तक न्यू क्रिटिसिज्म, जो इनकी पुस्तक थी न्यू क्रिटिसिज्म, उसके शीर्षक की स्वीकृति से हुआ है। ठीक है, उनकी स्वीकृति से हुआ है। और रैनसम का जो आधारभूत सिद्धांत है ये, ठीक है, तो आधारभूत सिद्धांत दिया रैनसम ने, शब्द विधान हो गया या रूपात्मक जो विश्लेषण हो गया उस तरीके से। तो यहाँ पे शब्द विधान मतलब किसकी बात की जा रही है, शब्दों की बात की जा रही है, शब्दार्थ की बात की जा रही है। और रूप विधान मतलब उसके जो भार की संरचना है उसकी बात की जा रही है। तो दोनों में से कुछ भी कह लो, एक तरीके से ये रूपवाद की बात ही कर रहे हैं।
ये वाद जो शब्द विधान है या अर्थ विधान है, ये सहभाव संबंध से ही कविता का जो जन्म है वह मानते हैं, किंतु जो अर्थ विधान है उसको सहायक मानते हैं और जो शब्द विधान है उसको क्या मानते हैं, प्रधान मानते हैं और कविता का विश्लेषण में जो है प्रवृत्त होते हैं। तो मतलब इन्होंने किस तरीके से कविता का विश्लेषण किया है, इन्होंने जो है नई समीक्षा का नामकरण जो है अपनी पुस्तक न्यू क्रिटिसिज्म से किया है। ठीक है, उसको शीर्षक के रूप में इन्होंने स्वीकार किया कि न्यू क्रिटिसिज्म जो है वो होना चाहिए। और रैनसम का जो आधारभूत सिद्धांत है वो क्या है, शब्द विधान और रूपात्मक जो विश्लेषण है वो, तो शब्दों पे भी जो है ध्यान दिया गया है। और रूपात्मक विश्लेषण मतलब टेक्सचर, जो उस चीज का टेक्सचर है वो किस तरीके का, उस पर भी जो है यहाँ पर दिया गया है। और साथ साथ में यहाँ पर क्या है, नीचे बोल दिया कि शब्द जो विधान है और जो अर्थ विधान है दोनों पर बल दिया गया। तो अर्थ विधान को यहाँ पर क्या कहा गया है, अर्थ विधान को यहाँ पे सहायक माना गया कि जो अर्थ होता है वो क्या करता है, उसमें सहायता करता है, और जो शब्द होता है वही प्रधान होता है। मतलब एक तरीके से रूपवाद की बात कर दी कि बाहर से उसकी जो ढांचा है वो अच्छा होना चाहिए, उसकी शब्द संरचना अच्छी होनी चाहिए, बाहर से सुंदरता होनी चाहिए, अर्थ का जो है ज्यादा मोल नहीं है, अर्थ को मूल्यवान यहाँ पर नहीं बताया गया। तो ये जो है जॉन क्रॉन जो रैमसे हैं उन्होंने अपने द्वारा जो है नई समीक्षा का वर्णन किया है। अब आगे चलते, दूसरा है हमारे पास F.R. लेविस। तो F.R. लेविस जो है वो क्या कहते हैं, तो इनका टाइम पीरियड है 1895 से लेके 1978 का इनका टाइम पीरियड है। और इनकी जो है पाठलोचन पद्धति जो है उस पर जो है इलियट और रिचर्ड, यहाँ पे मेन देख लीजिए, इलियट एंड रिचर्ड का गहरा प्रभाव पड़ा है। और लेविस ने कहा है कि जो कवि होता है, वे कवि जो होता है वह जीवित ही परंपरा में रहता है। तो कवि जो है वो जीवित परंपरा में रहता है और परंपरा उसमें जीवित रहती है। तो यहाँ पर इसका प्रभाव, किसका प्रभाव बताया है, इलियट और रिचर्ड का। मतलब जो F.R. लेविस है उनके अनुसार रिचर्ड और इलियट ने जो अपनी सिद्धांत दिए हैं, जो अपनी पद्धति दी है, उसका गहरा प्रभाव यहाँ पर नई समीक्षा में देखने को मिलता है। और नई समीक्षा में उन्होंने ये कहा कि जो कवि होते हैं वे जीवित ही परंपरा में रहते हैं। तो मतलब कवि की अगर समीक्षा उसमें हम कर रहे हैं, कविता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कवि जो है वो हमेशा परंपराओं में जीवित रहता है और परंपरा जो है उसमें जीवित रहती है। तो आपको पता है ना, परंपरा का सिद्धांत भी आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने आपको परंपरा का सिद्धांत पढ़ाया था। तो वही चीज की यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम F.R. लेविस की बात करें तो F.R. जो लेविस है उन्होंने रेवोल्यूशन जो एक रचना दी थी उसमें भी उन्होंने, लेविस ने जो है इलियट की तरह ही अपने जो है, जैसे क्योंकि आपको पता है ना इलियट का सिद्धांत था, इलियट ने जो है अपना परंपरा वाला सिद्धांत दिया था, जो मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया था। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो जो है मेरी वो वाली वीडियो, परंपरा वाली जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो F.R. लेविस है उन्होंने अपनी जो रेवोल्यूशन जो रचना थी उनकी, उसमें उन्होंने जो है इलियट की तरह ही सांस्कृतिक जो परंपरा है उसकी स्थापना की थी, उसको स्थापित किया था यहाँ पर। तो उनका जो आरंभ बताया था वो 17वीं शताब्दी में जो है उसका आरंभ उन्होंने बताया था। तो रेवोल्यूशन जब आप पढ़ोगे तो आप उसमें आपको पता चलता है। तो कई सारे जो मैं कहूँगी कि प्रभाव जो है लेविस पे जो प्रभाव था इलियट का, वो ज़्यादातर देखने को मिलता है उनकी रचनाओं में। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं कैनेथ। तो कैनेथ बर्ग जो हैं, कैनेथ जो बर्ग है, कैनेथ बर्ग, तो उनकी बात करें तो उन्होंने जो है 1897 में था उनका टाइम पीरियड। और इनकी जो पूरी आलोचना थी उसका दृष्टि का जो आधार था, ठीक है, दृष्टि का आधार था उसमें। तो इसमें मेन चीज फोकस किसमें किया गया, दृष्टि पे किया गया है। और कविता एक प्रतीक व्यापार है, कविता को उन्होंने प्रतीक माना है, कविता पर इसी रूप का विचार होना चाहिए। तो इसमें इस रूप पर विचार होना चाहिए। बर्ग की रुचि सिर्फ कविता में है, मतलब यहाँ पर रुचि किसमें दिखाई जा रही है, कविता में रुचि दिखाई जा रही है। कवि के विषय में कोई भी जानना नहीं चाहता, मतलब कवि का जो विषय है वो क्या है उसके बारे में कोई जानना समझना नहीं चाहता है, सिर्फ कविता पर ही बात जो है बल दिया जा रहा है। तो मतलब एक तरीके से बात घुमा फिरा के यहाँ पर भी रूपवाद पर आ रही है कि रूपवाद पर बल दिया जा रहा है, उसकी जो वस्तुवाद है या उसकी जो भावनाएं हैं कवि की, उन चीजों पर बल नहीं दिया जा रहा। आगे क्या है कि जो बर्ग की रुचि है वो सिर्फ कविता में है, ये तो हो गया। वे जो है मार्क्सवाद हो गया,
फ्राइडवाद हो गया और जो भाषा शास्त्र हो गया। तो मार्क्सवाद, फ्राइडवाद, भाषा शास्त्र का जो समाहार है पूरी तरीके से वे कविता के विवेचन को क्या कर देता है, पूरी तरीके से उलझा देता है। तो इस तरीके में इसमें इनकी जो नई समीक्षा है उसमें एक तरीके से पूरा उलझन ही नजर आती है कि उन्होंने मार्क्सवाद, फ्राइडवाद, भाषा शास्त्र हर चीज को समाहित कर दिया उसमें, पर एक तरीके से क्लियर नहीं हो पाया, तो एक तरीके से उलझा दिया उन्होंने इस समीक्षा को। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आ जाता है फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट में हमारे कौन से समीक्षक हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो फोर्थ में है एलन टेट। एलन टेट का टाइम पीरियड 1899 से लेके 1979 का है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर वे क्या करते हैं, ये एक चीज बता दूं, एलन टेट जो है वो रैमसन के शिष्य रहे हैं। रैमसन आपने पीछे पढ़ा यहाँ पर समीक्षकों में, तो वहां पर जो रैमसन है उनके शिष्य कौन है, एलन टेट। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि एलन टेट किसके शिष्य है या इस तरीके से, तो आपको पता होना चाहिए रैमसन के जो है शिष्य एलन टेट है। तो आगे चलते हैं कि वे कृति का एक अखंड जो है इकाई मानकर उसका मूल्यांकन के पक्ष में थे। तो उन्होंने क्या किया, कृति को एक अखंड इकाई माना, मतलब कृति को यहाँ पर एक अखंड रूप में बात की गई। यहाँ पर मतलब शब्द भी है, अखंड क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे शब्द भी है, रूप भी है, शब्दों की बात भी की जा रही है, शब्दार्थ की बात भी की जा रही है, अर्थात की जो अर्थ जो होते हैं अर्थ की बात भी की जा रही है, रूप की बात भी की जा रही है, भाव विचार मतलब वस्तुवाद की बात भी की जा रही है। तो एक तरीके से जहां पर सभी चीजों की बात की जा रही है उसके मूल्यांकन की बात यहां पर की जा रही है। तो एलन टेट कहते हैं कि कृति का जो अखंड इकाई है उसको मानकर इनका मूल्यांकन करते हैं। तो अखंड इकाई मतलब जो पूरी की पूरी इकाई है, यहाँ पर शब्द, रूप, भाव, विचार, अर्थ सब कुछ जो है मिलाकर उसका मूल्यांकन करना चाहिए, उसके पक्ष में थे उसके। आगे चलते हैं, अगला है इवोर वेंटेस। इवॉन, ये थोड़ा स्पेलिंग गलत होगी, यहाँ पर आएगा इवोर वेंटेस। तो इवोर वेंटेस जो है उन्होंने, उनका टाइम पीरियड जो है 1900 है और 1900 से 1968 का है। इन्होंने जो है कविता के सूक्ष्म पाठ जो है उसमें विश्लेषण पर बल दिया, उस सूक्ष्म पाठ मतलब छोटे से पाठ पर बल दिया इन्होंने। साथ ही इन्होंने नैतिकतावादी दृष्टिकोण को अपनाया, नैतिकतावादी को अपनाया इन्होंने। इनकी जो समीक्षा पद्धति है, इनकी समीक्षा पद्धति के जो संघात्मक गुणों हैं उनके सौंदर्य को साक्षात्कार जो है यहाँ पर करवाती है। तो इधर गुणों की बात भी की गई है, गुणों पर भी बल दिया गया है। इनके कार्य जो है उसके इनके जो कार्य है इस पर जो है इसके महत्व के कारण ही इसे नई समीक्षा का पैगंबर भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि नई समीक्षा का जो पैगंबर है वे किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट कि जो नई समीक्षा का पैगंबर है वे किसे कहा जाता है। तो नई समीक्षा का पैगंबर जो है इवोर वेंटेस को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है एक अच्छी तरीके से जो है नई समीक्षा को यहाँ पर रखा है। तो इन्होंने क्या क्या बताया है, इन्होंने ज़्यादातर नैतिकता दृष्टिकोण अपनाया है, नैतिकता पे बल दिया है। इन्होंने समीक्षा पद्धति को कविता के संघात्मक गुणों का सौंदर्य भी बताया है, तो गुणों का यहाँ पर साक्षात्कार किया है, गुण की चर्चा यहाँ पर की गई है और नैतिकता की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो इस तरीके से इन्होंने जो है नई समीक्षा का पैगंबर भी इन्हें कहा जाता है। आगे आ जाते हैं हमारे पास रिचर्ड पामर ब्लैकमर। तो रिचर्ड पामर जो ब्लैकमर है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो रिचर्ड पामर जो ब्लैकमैन है, इनका टाइम पीरियड है 1904 से लेके 1965 तक, ठीक है, 1965 तक। इन्होंने जो है भाषा पर सूक्ष्म गहन अध्ययन किया है। तो इन्होंने भाषा पर बल दिया। तो भाषा के बारे में भी आपने चर्चा की है, पीछे भाषा के बारे में जो जो चीज़ें बताई गई है वही चीज़ें हैं यहाँ पर भी, कि भाषा की चर्चा की गई है कि भाषा कैसी होनी चाहिए, भाषा की संरचना कैसे होनी चाहिए जिससे काव्य की सौंदर्यता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो भाषिक विश्लेषण में भंगिमा जो सिद्धांत है उसका जन्म होता है। तो यहाँ पर कौन से सिद्धांत का जन्म हुआ है, भंगिमा सिद्धांत का जो है उसका जन्म होता है भाषिक विश्लेषण करने से। तो भाषिक विश्लेषण करेंगे तो उसी से भ से भाषिक, भ से भंगिमा सिद्धांत का जो है जन्म होता है। तो इसके अनुसार कविता का एक अखंड तर्क संगत रचना विधान जो है वो मुक्त ऐसी कोई इकाई होनी चाहिए जो सभी घटक मिलकर एक जान पड़े, ठीक है। तो ऐसी इकाई को सामने रखने की बात कर रहे हैं कि ऐसी इकाई जो है
वे होनी चाहिए जो क्या करे कि सभी चीज़ों को यहाँ पर सामने रख दे। और इन्होंने कलाकृति को साहित्यिक मानदंडों के साथ ही साहित्येतर मानदंडों पर परखने पर भी जोर दिया है। तो कलाकार को इन्होंने जो है एक तरीके से साहित्यिक मानदंडों पर ही मापा है और उसको यहाँ पर कंपैरिजन तुलनात्मक की गई है साहित्यिक मानदंडों से। तो उसको परखने पर जोर दिया गया कि इनको परखना चाहिए और इससे मतलब एक तरीके से अखंडता की बात की जा रही है कि पहले उनको परखना चाहिए और फिर उसके बाद जो है इसको अच्छी तरीके से इसका नतीजा जो है वो निकालना चाहिए। तो रिचर्ड पामर जो ब्लैकमर है उन्होंने ये बातें कही है। तो भाषिक, मैं कहूँ भाषिक विश्लेषण उन्होंने किया है, इसका भाषिक रूप से विश्लेषण किया है जिसको भंगिमा सिद्धांत भी कहा गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि नई समीक्षा में क्या क्या बताया गया। ओवरऑल मैं कहूँ कि ओवरऑल सारी बातें यहाँ नई समीक्षा में आ जाती है। अब बातें तो बहुत सारी थी लेकिन अब यहाँ इतनी सारी चर्चा हम कैसे करें, तो इस वजह से मैं बस छोटे छोटे रूप में इसको लेकर आई हूँ ताकि आपको इम्पोर्टेंट पता चले कि क्या क्या है। अब आ जाते हैं हम रॉबर्ट पेन वॉरेन में। तो रॉबर्ट पेन वॉरेन जो है उन्होंने जो है 1905 में थे ये आए। इन्होंने जो है इनके कहने का जो ढंग था वो नया ही है। तो इन्होंने नए तरीके से उस चीज़ को कहा कि कविता को शुद्ध होना चाहिए। तो कविता की किसकी बात की है? शुद्धता की यहाँ पर बात की गई है कि जो कविता होती है वह शुद्ध होनी चाहिए और कविता में ऐसी कोई मानव अनुभूति ना हो जो वर्जित हो। तो मतलब यहाँ पर किसका विरोध किया गया है पूरी तरीके से? रोमांटिसिज्म, जो स्वतंत्रतावाद था, रोमांटिसिज्म था, उसका विरोध किया गया है क्योंकि उसमें जो है ज़्यादातर जो है कवि ने अपनी व्यक्तित्व जीवन जो है, अपनी व्यक्तित्व जो चीज़ें हैं उन चीज़ों का वर्णन बहुत ही ज़्यादा कर रखा है। स्वतंत्रतावाद है वहाँ पर और उसमें जो है बोल रहे हैं कि व्यक्तित्व को, मानव जो अपनी अनुभूति है उसका वर्णन नहीं किया जाना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। मतलब जो कविता है उसमें कोई उद्देश्य होना चाहिए, नैतिकता होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर बल दिया गया है रॉबर्ट पेन वॉरेन के द्वारा। आगे आ जाते हैं। क्लिंथ बुक्स है, तो ये नाम गलत लिख दिया है, यहाँ पर आ जाएगा क्लिंथ ब्रुक्स जो है, क्लिंथ ब्रुक्स, ठीक है। तो क्लिंथ जो ब्रुक्स है उन्होंने यहाँ पर क्लिंथ जो ब्रुक्स है उनका टाइम पीरियड है 1906 का, ठीक है। तो 1906 का उनका टाइम पीरियड है। ब्रुक्स ने यहाँ पर रूप विधान के लिए संरचना शब्द का प्रयोग किया है। तो रूप विधान के लिए उन्होंने कौन से शब्द का प्रयोग किया है? यहाँ पर संरचना शब्द का प्रयोग किया। तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं क्योंकि ये पॉइंट्स जो हैं इन्हीं में से प्रश्न बनकर आ जाते हैं। तो ये पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा। तो रूप विधान के लिए इन्होंने संरचना शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने कहा है कि समग्र जो सौंदर्य है हरे भरे पौधे की तरह होता है, कृत्रिम गुलदस्तों की तरह नहीं होता। तो हरे भरे पौधे की तरह जो है इसके सौंदर्य को बताया है, बल्कि कोई गुलदस्ते की तरह नहीं बताया। यहाँ पे इस धारणा को बहुत सम्मान मिला था। ब्रुक्स का जो विरोधाभास का सिद्धांत था, भारतीय काव्य सिद्धांत वक्रोक्ति से बहुत ही समानता। तो वक्रोक्ति आप लोगों ने पढ़ा है। वक्रोक्ति के जो है उचित, आपको पता ही है वक्रोक्ति शब्द का जो अर्थ था वो था उचित, ठीक है। तो उचित होना चाहिए, वक्रोक्ति होनी चाहिए उसमें। तो एक अच्छी उक्ति होनी चाहिए, ठीक है। उक्ति कहूँगी कि अच्छी उक्ति होनी चाहिए। तो यहाँ पर उसके ऊपर कहीं भारतीय जो काव्य सिद्धांत है उससे ये काफ़ी मिलता जुलता है जो यहाँ पर इन्होंने अपना ये सिद्धांत यहाँ पर जो प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने रूपवाद को संरचना शब्द का प्रयोग किया है। तो वो जो है काफ़ी हद तक वक्रोक्ति सिद्धांत से जो है मिलता जुलता है। तो जिन्होंने वक्रोक्ति की वीडियो नहीं देखी वो वक्रोक्ति सिद्धांत जो है वहाँ से पढ़ सकते हैं कि वक्रोक्ति सिद्धांत क्या है, ठीक है। रिवीजन की रिवीजन हो जाती है। आगे आ जाता है नई समीक्षा। नई समीक्षा के जो है आलोचनात्मक जो अध्ययन है उसका सार। अब आपने पूरा का पूरा पढ़ लिया, कवियों के बारे में पढ़ लिया, उनके क्या मतभेद थे, उनके क्या विचार थे, उन सब चीज़ों के बारे में जो है उन्होंने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर समीक्षा के जो आलोचनात्मक अध्ययन का सार है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, नई समीक्षा के आलोचकों में कुछ समानताएं हैं। क्या क्या समानताएं हैं? सबसे पहले यह सभी समीक्षक जो है वो ऐतिहासिक आलोचना पद्धति को अस्वीकार करते हैं। तो ये सारे जो समीक्षक है वो पुरानी जो पद्धति है उसको बिल्कुल नकारा है। आप लोगों को पता है, हमने अस्तित्ववाद पढ़ा था। अस्तित्ववाद में क्या बताया गया कि अस्तित्व वर्तमान जो है उसी को स्वीकार किया गया, जो ऐतिहासिक पुरानी जो पीछे चीजें हो रखी या पुरानी जो समीक्षाएं हुई हैं उसको वहां पर अस्वीकार किया गया है। दूसरा पॉइंट, कलाकृति की अखंडता पर सभी का आग्रह है।
कलाकार की जो अखंडता है उसको, उस पर सबका आग्रह है कि जो कलाकार स्वतंत्रतावादी रोमांटिसिज्म का यहाँ पर ज़्यादा जो है ध्यान दे रहा है, इन चीज़ों पर ध्यान दे रहा है, तो ये सब चीज़ें क्या है, सही नहीं है। उसके बाद क्या है, प्रभाववादी और रोमानी आलोचना पर भी सभी प्रहार करते हैं। तो यहाँ पर प्रभाववादी और रोमानी आलोचना है उस पर यहाँ पर सभी यहाँ पर प्रभाव कर रहे हैं, रोमांटिसिज्म का विरोध कर रहे हैं, और विरोध में ही तो नई समीक्षा आई है, तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पर आ जाती है। फिर है सभी कविता को अपने ढंग से समीक्षा करते हैं। तो यहाँ पर सभी जो कविता है उसको अपने तरीके से यहाँ पे उसकी समीक्षा की जाती है और बताया जाता है कि अपने अपने तरीके से, जैसे किसी ने परंपरा सिद्धांत का बताया, किसी ने कोई दूसरे सिद्धांत को बताया, तो इस तरीके से अलग अलग सभी जो है अपने सिद्धांतों का जो है यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें यहाँ पर 5th पॉइंट की, तो अच्छा यहाँ पर सही जो है कविता को अपने ढंग से समीक्षा करते हैं और किसी भी वाद, गुट, संप्रदाय या विचारधारा जो होते हैं विशेष का महत्व नहीं देते। तो किसी भी मेन चीज़ का यहाँ पर समर्थन नहीं किया गया कविता में, बल्कि ओवरऑल सारी चीज़ों का बताया गया। समीक्षा में यहाँ पे क्या है, सभी अस्तित्ववाद चिंतन का गहरा प्रभाव पड़ा है। अस्तित्ववाद मतलब वर्तमान पर बल दिया गया है और कहा गया है ऐतिहासिक चीज़ों पर ध्यान ना दिया जाए। फिर क्या है, परंपरा जो है उसके प्रति इन सभी जो इलियट ढंग का आदर भाव जो है, भाव भी कम नहीं है। तो यहाँ पर इलियट के प्रति जो है काफ़ी भाव जो है दिखाया गया है, आदर भाव दिखाया गया है, और इन सभी में जो है कविता के प्रतिमान भी एक नहीं है। मतलब अगर हम बात करें कि ये एक चीज़ की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ की बात भी नहीं कर रहे हैं। कहीं पे क्या है, कहीं पे तनाव सिद्धांत है, कहीं पे अर्थवाद है, कहीं पे शब्दवाद है, कहीं पे विरोधाभास है, कहीं पे रूपवाद है, कहीं पे वस्तुवाद है। तो इस तरीके से अलग अलग सिद्धांत है, इनका मेल नहीं खा रहा है कि सभी के सभी एक ही सिद्धांत है या एक ही चीज की चर्चा की गई है। तो अगर हम पूरा निष्कर्ष निकाले कि पूरा ये जो हमने पढ़ा है, मतलब नई समीक्षा अगर हमने ये पूरी की पूरी पढ़ी है, तो इस नई समीक्षा का जो सार है वो क्या है, तो नई समीक्षा का सार है कि नई समीक्षा का यह आलोचनात्मक जो आंदोलन है ये मात्र रोमांटिक जो रोमानी मूल्य है उसके विरोध तक सीमित नहीं है। मतलब यहाँ पर जो रोमांटिसिज्म था, जो स्वतंत्रतावाद था, सिर्फ उसका विरोध ही करना है। यहाँ पे नई समीक्षा नहीं है कि उसका विरोध करना था इसी वजह से नई समीक्षा जो है उभर कर सामने आई, वही नई समीक्षा जो है एक आंदोलन के रूप में सामने आई। तो वही नहीं है, बल्कि उसमें अपने जो देश है या काल है उनकी चिंताओं और चुनौतियों पर भी गहरा जो है अनुगूंज यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर चिंताएं, जो चुनौतियां सामने हैं, उनको लेकर भी नई जो समीक्षा है उसको यहाँ पर लेकर आया है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो है रोमांटिसिज्म का विरोध करने के लिए भी नई समीक्षा का उद्भव हुआ है। तो सार आप लोगों को समझ में आ गया, पूरा का पूरा ओवरऑल सार क्या है, रोमांटिसिज्म का विरोध करने के लिए तो यहाँ पे नई समीक्षा आई ही है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर जो देश या काल में जो चिंताएं चल रही है, चुनौतियां चल रही है, उनसे निपटने के लिए भी यहाँ पर जो है नई समीक्षा को लेकर आए हैं, ताकि बहुत कुछ जो है सीखने को मिले। ठीक है, तो आई होप आपको इसका सार जो है वो समझ में आ गया होगा। अब बस थोड़ा सा ही रह गया है सिद्धांत, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं, तो हमारा ये जो टॉपिक है वो हमारा समाप्त हो जाएगा। नई समीक्षा की अगर हम कुछ प्रवृत्तियों की बात करें, प्रवृत्तियां मतलब कुछ विशेषताएं उनकी कि नई समीक्षा की क्या क्या विशेषता हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो नई समीक्षा की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या क्या विशेषता है, देखिए। कृति का जो पाठ विश्लेषण है वे केंद्र का आलोकन है। तो यहाँ पर कृति के पाठ विश्लेषण पर भी बल दिया गया है। ठीक है, उसकी यहाँ पर चर्चा की गई है। तो जो पाठ है उसका पूरी तरीके से विश्लेषण करना चाहिए। मतलब जो भी हमने अभी तक कृतियाँ पढ़ी है, जो भी हमने काव्य पढ़ा है, जो भी हमने सिद्धांत पढ़ा है, वाक पढ़ा है, उन सब का विश्लेषण जो है अच्छी तरीके से करना चाहिए, और उसको केंद्र में रखकर जो है हमें यहाँ पे समीक्षा करनी चाहिए। कविता जो है और कलाकार, सेकंड पॉइंट है, कविता और कलाकृति जो है अखंडता में देखने का प्रबल आग्रह है, कि उसको अखंडता में देखने का आग्रह प्रबल, मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों की बात की जा रही है। कला पर भी ध्यान देना चाहिए और साथ ही साथ भाव पर भी ध्यान देना चाहिए, वस्तुवाद और रूपवाद दोनों होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, काव्य भाषा की जो है सृजनात्मक और विश्लेषण होना चाहिए। तो काव्य भाषा का सृजनात्मक होना चाहिए। सृजनात्मक आपको पता ही है, काव्य भाषा की चर्चा अरस्तु से शुरू हुई थी। अरस्तु से लेके हमने कितने सारे सिद्धांत जो है
पढ़े हैं तो काव्य भाषा की जो स्टार्टिंग में कहूँ वो अरस्तु से होती है। तो उन्होंने सर्जनात्मक तरीके से भी बताए और विश्लेषण, मतलब अगर आप अरस्तु की रचनाएं देखोगे तो उन्होंने सर्जनात्मक जो है तथ्य भी रखे हैं, सर्जनात्मक तरीके से भी देखें तो बहुत अच्छा है। और अगर विश्लेषण की बात करें तो विश्लेषण भी बहुत अच्छी तरीके से किया है। तो अरस्तु की आप रचनाओं देखेंगे तो उनमें आप काव्य भाषा की सर्जनात्मक और विश्लेषण दोनों नजर आता है। उसके बाद काव्य में जो है परंपरा के प्रति बहुत लगाव। तो इलियट ने जो परंपरा सिद्धांत दिया था तो उसमें कितनी अच्छी तरीके से टीएस इलियट ने परंपरा सिद्धांत बताया और बताया कि परंपरा का होना कितना अनिवार्य है ना। पढ़ा था ना आपने परंपरा सिद्धांत, तो यहां पर उसके प्रति भी लगाव दिखाया गया है। उसके बाद आता है पैराफ्रीजिंग या पदानिवेश। तो इसको पैराफ्रीजिंग भी कहते हैं या पदानिवेश भी कहते हैं। तो उसका यहाँ पर क्या किया गया, विरोध किया गया। तो पदानिवेश का मैं सीधा अगर आप लोगों को सही अर्थों में समझाऊं तो इसका मतलब हो गया रूपाकार, मतलब कैसा ढांचा तैयार किया गया, रूप कैसा तैयार किया गया है, उसको पैराफ्रीजिंग कहते हैं। तो बाहर की रूपरेखा जो है उसका पूरी तरीके से विरोध किया गया कि सिर्फ रूपवाद ही नहीं होना चाहिए बल्कि वस्तुवाद पर भी बल देना चाहिए। तो इसका विरोध किया, तो वो भी आपको पता है, मैंने रूपवाद में बताया। उसके बाद छठा पॉइंट है कविता और विज्ञान की पृथकता पर जो है दृष्टियात किया। तो उन्होंने बोला कविता और विज्ञान, जो कविता है और जो विज्ञान है उसको यहाँ पर पृथकता मिली है, पृथकता दृष्टिकोण है। पृथकता मतलब क्या होता है, पृथकता मतलब अलग अलग। कविता को अलग तरीके से बताया गया, विज्ञान को अलग तरीके से बताया गया, दोनों को अलग अलग कर दिया। पढ़ा था ना आपने रागात्मक और विज्ञान या तथ्यात्मक, तो दोनों पढ़ा था, तो दोनों अलग अलग चीजों की बात की जा रही थी ना। तो यहाँ पर भी अलग अलग चीजों की बात की जा रही है कि कविता अलग है और विज्ञान अलग है, दोनों का दृष्टि जो है वो पृथक पृथक है, ठीक है, अलग अलग है। उसके बाद क्या है, सेवन पॉइंट में है सर्जक जो है और आलोचक जो है उसका बेजोड़ मिसाल है। तो यहाँ पर जो है एक तरीके से जो मैं टीएस इलियट की बात करूँ तो टीएस इलियट एक ऐसे जो है आलोचक रहे हैं, जो मतलब ऐसे रहे हैं जो सर्जनात्मक भी थे, मतलब जिन्होंने जो है काव्य की सर्जना तो की ही की लेकिन साथ साथ एक आलोचक के रूप में भी आए, मतलब दोनों गुण उनके अंदर थे, सर्जना वाला भी था, सर्जक वाला भी था और साथ ही साथ उनके अंदर आलोचक भी थे वो। तो ये दोनों ही गुण जिसके भीतर थे वो थे टीएस इलियट। तो टीएस इलियट जो है वो एक बेजोड़ जो है मिसाल के रूप में जो है सामने आए और उन्होंने नई समीक्षा की पद्धति का यहां पर समर्थन किया। उसके बाद यहां पर क्या है, आलोचना में जो है विद्वता और गौरवान्वित करने का विचार है, मतलब सही बात है। यहां पर विविधता क्या है, यहां पर मतलब ज्ञान की बात की जा रही है कि ज्ञान जो है वो जरूरी है, अगर ज्ञान नहीं होगा तो कैसे चलेगा। तो आलोचकों को क्या है, सबसे पहले आलोचक अगर करने वाले हैं या आलोचना करने वाले हैं वो सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में वो ज्ञान अर्जित करते हैं। जब उनको ज्ञान मिल जाता है तब वो उसकी आलोचना करते हैं। तो वो एक तरीके से गौरवान्वित करने वाली बात है, गौरवान्वित मतलब एक उनको गर्व जो है वो महसूस करवाता है, उनको गर्व का जो विचार है वो हमारे भीतर आता है। तो एक तरीके से आलोचना करने वाले भी बहुत ही ज्यादा ज्ञानी होने चाहिए, तो ज्ञान का होना भी जरूरी है। उसके बाद शुद्ध कविता का वकालत करते कि जो कविता है वो कैसी होनी चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, सभी चीजों का समावेश उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद यहां पर क्या है, ऐतिहासिक समीक्षा का विरोध। तो यहां पर क्या है, ऐतिहासिक समीक्षा का भी जो है विरोध किया गया है, ठीक है। तो नई समीक्षा, मैंने कहा नई समीक्षा आई, नई समीक्षा में जो है ऐतिहासिक जो समीक्षा है उसका विरोध किया गया और क्या कहा गया, वर्तमान की जो समीक्षा हम कर रहे हैं, वर्तमान की समीक्षा पर ज्यादा बल दिया गया। तो एक तरीके से किसको ध्यान में रखा जा रहा है, कृति को ध्यान में रखा जा रहा है, समझ आ रहा है, कृति को जो है ध्यान में रखा जा रहा है, केंद्र में रखा जा रहा है और कृतिकार को महत्व यहां पर नहीं दिया जा रहा, कृतिकार को नकारा जा रहा है। क्योंकि जब स्वतंत्रतावाद था, रोमांटिसिज्म था, तो कृतिकार को ही ज्यादा महत्व दिया जा रहा था। लेकिन अब क्या किया, जब नई समीक्षा आई है, नई समीक्षा का मेन मकसद क्या था, उसका विरोध करना तो था ही था, है ना। तो नई समीक्षा ने एक तरीके से रोमांटिसिज्म को खत्म कर दिया और खत्म कर कृति पर ध्यान जो है वो केंद्रित करने की बात यहां पर की है नई समीक्षा में। आई होप आपको नई समीक्षा पूरी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की इसको बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने लाने की। तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीजें समझ में आ गई होगी कि मेन मोटिव क्या है, पूरा ओवरऑल यहाँ पे समीक्षा की गई है, वर्तमान पर बल दिया गया, अस्तित्ववाद का बताया गया, आलोचना की गई, शुद्ध कविता की बात की, ऐतिहासिकता का जो है विरोध किया गया, काव्य भाषा पर बल दिया गया। तो बहुत सारी चीजों का विश्लेषण यहाँ पर किया है। आगे चलते हैं, नई समीक्षा की सीमाओं की चर्चा करते हैं कि नई समीक्षा की सीमाएं क्या हैं, ठीक है। तो यहां ध्यान देंगे,
नई समीक्षा की सीमाएं कौन कौन सी है, कि किन सीमाओं को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज है, वह जो है समग्र साहित्य को अपने विवेचन क्षेत्र में आत्मसात कर आगे नहीं बढ़ सकी। तो यहां पर क्या है, समग्र जो साहित्य है, जो पूरा का पूरा साहित्य है, उसकी विवेचना की गई है, उस क्षेत्र में अगर देखें तो आत्मसात करके आगे नहीं बढ़ सकी, वो पूरी तरीके से यहां पर आगे नहीं बढ़ पाई। तो समीक्षा की यहाँ पे विवेचन का जो है पूरी तरीके से वो आगे नहीं बढ़ा। कृति का जो चयन है वो 17वीं से लेकर 20वीं शताब्दी में किया गया। तो 17वीं से 20वीं शताब्दी तक जो है इसका चयन किया गया कृतिका की, कैसी कैसी कृति होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। अतः जो आधुनिक जो कविता है उस पर विचार नहीं किया गया। तो जो आधुनिक जो कविताएं थी उन चीजों पर विचार नहीं किया गया। फिर है पूरा विवेचन जो है वो एकांगी और असंतोषप्रद रहा। सीधी सिंपल सी बात है, रूपवाद में आपको देखने के लिए मिला कि कैसे पूरा का पूरा जो है एकांगी पर ही फोकस किया गया, बल्कि वस्तुवाद पर तो, भावनाओं पर तो कोई ध्यान दिया ही नहीं गया। सिर्फ बोला गया कि रूपवाद, कविता की रूप पर चर्चा की गई, तो जो कि असंतोषजनक भी था। ठीक है, और कभी भी महत्ता जो है दृष्टितव्य नहीं है। तो इस तरीके से जो है कवि की महत्ता को जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर कवि के महत्व को जो है बिल्कुल ही खत्म कर दिया, उसकी जो वैल्यू है वहाँ पे पूरी तरीके से खत्म कर दी। उसके बाद मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन का यहाँ पर क्या है, अभाव है, कमी है मूल्यांकन की। इस समीक्षा का कहना जो है कठिन ही लगता है। तो ये समीक्षा अगर कहे तो बहुत तरीके से कठिन ही है, क्योंकि उसमें क्या है, मूल्यांकन का अभाव है। मूल्यांकन तो किसी चीज का किया ही नहीं गया। तो बहुत कम ऐसे समीक्षक रहे थे जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मूल्यांकन किया, लेकिन आधों से ज्यादा तो यहाँ पर अभाव ही रहा है मूल्यांकन का। उसके बाद अगर बात करें तो सामान्य जो है पाठक से दूरी, तो बिल्कुल सामान्य पाठक से दूरी कर दी। क्यों? क्योंकि स्वच्छंदतावाद जब आया, जब जो है रोमांटिसिज्म आया, तो रोमांटिसिज्म में तो बिल्कुल ही पूरी तरीके से जो है बल दिया गया कि जो है व्यक्तित्व पर चले गए, पूरी तरीके से अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया, ये सब किया गया। तो ये सब चीजें थी। लेकिन जब बात की रूपवाद की, तो रूपवाद में क्या हुआ, रूपवाद में एकदम से जो है बाहरी चीजों की बात करने लगे। वो जो उसकी फीलिंग्स है, जो कवि की फीलिंग है, जो कवि की अनुभूतियां हैं, जो कवि की नैतिकता है, आदर्श है, विचारधारा है, उन सब चीजों से तो बिल्कुल ही दूर चले गए। तो सामान्य पाठक से क्या होगी, पूरी तरीके से दूरी होगी। उसके बाद छठा है कि यह समीक्षा कृति को समझने की एक अधूरी प्रवृत्ति बनकर रहेगी। तो ये पूरी कृति जो है वो अधूरी बनकर रहेगी, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से समीक्षा नहीं की गई। उसके बाद 7वां पॉइंट क्या है, ये लघु और लंबी जो है कविता के लिए उपयुक्त है। तो ये क्या है, काफी लघु भी है और काफी लंबी जो है वो कविता है, और परंतु जो काव्य है उनकी अन्य जो प्रबंध है उसके लिए ये असमर्थ है। तो काव्य की जो ये अन्य प्रबंध विधाएं हैं, ये क्या है, पूरी तरीके से असमर्थ मानी गई है, कि अच्छी तरीके से इसका जो मैं कहूँ विश्लेषण जो है वो नहीं किया गया। काफी लंबी और लघु कविता, कोई बहुत छोटी कविता है तो कोई बहुत ही बड़ी कविता है, तो इस तरीके से जो है अच्छी तरीके से इसको पूरी तरीके से जैसा होना चाहिए था उस तरीके से नहीं किया। तो नई समीक्षा में जो है इसका हम वर्णन कर रहे हैं कि नई समीक्षा में ये सीमाएं होनी चाहिए। तो इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि जो है हम कविता की संरचना अच्छी तरीके से कर सके और उसे अच्छा बना सके, और ताकि उसका जो है विश्लेषण, मूल्यांकन जो है वो भी अच्छे से किया जाए। तो ये सब चीजें कमियां थी ये जो नई समीक्षा में हमें देखने को मिलती है। उसके बाद है नई समीक्षा की उपलब्धियां। अब नई समीक्षा को क्या क्या उपलब्धि मिली, मतलब नई समीक्षा आ तो गई है, लेकिन इससे उपलब्धियां क्या क्या मिली, ये हमारा जो है लास्ट टॉपिक रहेगा, और इसके बाद हमारा नई समीक्षा जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहली पार्ट क्या है कि पाठक का ध्यान जो है वो कृति पर केंद्रित होता है। तो यहाँ पे पाठक का ध्यान जो है वो कृति पर केंद्रित रहेगा, कि कृति में वो क्या बताना चाहते हैं, सारी चीजों इस पे जो है फोकस रहेगी। व्यक्तित्व, जैसे रोमांटिसिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो उन चीजों पे फोकस इतना नहीं होगा। तो ये एक बेहतर जो है उपलब्धि कहूंगी, क्योंकि रोमांटिसिज्म आने से देश में बहुत ही कुछ बदल गया था। लोग जो है सारे ऐसे होते जा रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से उन सब चीजों को ठीक करने के लिए जरूरी था कि हम नई समीक्षा लेकर आए। ठीक है, तो नई समीक्षा एक आंदोलन के रूप में सामने आई। सेकेंड पॉइंट है कि ऐतिहासिक आलोचना में जो है कृतिकार को महत्व दिया गया। तो आलोचना में जो है ऐतिहासिक जो आलोचना की गई उसमें कृतिकार को महत्व दिया गया और प्रवृत्ति पर रोक लगाई गई। तो ऐतिहासिक चीजों पर क्या किया गया, यहाँ पर कृतिकार पर ही महत्व दिया गया, क्योंकि जो रोमांटिसिज्म है उसमें देखने को मिला कि वहां पर सबसे ज्यादा कृतिकार को महत्व दिया गया। लेकिन नई समीक्षा आई तो उसमें क्या कहा गया कि व्यक्तित्व को महत्व ना दिया जाए, बल्कि कृति को महत्व दिया जाए। तीसरा है रोमानी जो परंपरा थी उसके विपरीत एक नई जो है काव्य अभिरुचि का पोषण किया। तो जाहिर सी बात है, स्वतंत्रतावाद को छोड़कर अब कहां आ गई थी, नई समीक्षा लेकर आ गए थे, नई समीक्षा का एक आंदोलन आ गया था।
फिर चौथा पॉइंट है पाठ विश्लेषण की प्रवृत्ति से यह सिद्ध किया, जो पाठ पूरा विश्लेषण किया मतलब जो पूरा का पूरा मूल्यांकन किया, उससे भाषा काव्य में अन्य कार्य जो है वो किस प्रकार होते हैं उन चीजों की यहाँ पे चर्चा की गई कि किस तरीके के जो कार्य है वो यहाँ पर होने चाहिए, उन चीजों पर भी यहाँ पर चर्चा की गई। तो पाठ का पूरी तरीके से विश्लेषण कर किया गया यहाँ पर। उसके बाद क्या है, विज्ञान जो है उसके मार से व्याकुल मानव को जो है काव्य की मानविकता का ध्यान दिलाया गया। तो यहाँ पर क्या है, विज्ञान की जो मार है मतलब विज्ञान को यहाँ पर पूरी तरीके से बताया गया। तो विज्ञान की मार है उससे व्याकुल जो मानव है मतलब विज्ञान से पूरी तरीके से जो व्याकुल हो गया है मानव, उसने अपनी जो काव्य है उसमें मानवता पर ध्यान दिया गया है, अपने व्यक्ति जो अनुभूतियां हुई है उसको जीवन में उन चीजों पर ध्यान देकर उसने काव्य की संरचना की है। उसके बाद छठा पॉइंट है साहित्येतर मूल्यों को जो आक्रमण है मतलब जो साहित्य में जो मूल्य होते हैं उन पर पूरी तरीके से आक्रमण किया है और आक्रमण करके काव्य की जो काव्य की रक्षा की बात की है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था कि जब काव्य की संरचना की जा रही थी तो उसमें जो है लोगों का हित नहीं देखा जा रहा था, सिर्फ अपनी जो भावनाएं हैं वो उनके कंट्रोल में नहीं आ रही थी, तो वो उसको उभारी जा रहे थे, लिखी जा रहे थे। तो इस तरीके से जो है अच्छा प्रभाव जो था वो लोगों के ऊपर नहीं पड़ रहा था। तो उन चीजों पर साहित्य मूल्य पर आक्रमण कर काव्य की जो रक्षा है कि काव्य कैसा होना चाहिए उन रक्षा पर ध्यान दिया गया, स्वतंत्र सत्ता की प्रतिष्ठा यहाँ पर की है। उसके बाद लास्ट 7th पॉइंट है कि परंपरा महत्व पर जोर दिया गया, परंपरा पर ज्यादा बल दिया गया। ठीक है, जातीय जो अस्मिता है उस पे काव्य का संबंध जो है स्थापित किया। तो इस तरीके से जो जातीय जैसे गुट बताए मैंने, संप्रदाय बताए, उन चीजों पर इतना वो नहीं किया गया, बल्कि सभी चीजों को एक मानते हुए इन्होंने जो है परंपरा पर बल दिया कि परंपरा होना ज्यादा जरूरी है। तो इस तरीके से जो है कई उन्होंने जो है अपनी समीक्षा यहाँ पर रखी है। तो आई होप आपको नई समीक्षा जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। सार तो मैंने आपको पीछे बता ही दिया है कि सार क्या है। तो नई समीक्षा में इतना ही है, पूरा कुल मिलाकर सारा का सारा यहाँ पर जो है आप लोगों के सामने जो है लेकर आ गई हूं मैं, और मैंने बताया है कि कैसे कैसे क्या क्या है। तो रोमांटिसिज्म का विरोध तो था ही था, लेकिन साथ साथ जो देश की काल की जो चिंताएं चुनौतियां हैं उनका भी जो गहरी गूंज है यहाँ पर देखने को मिलती है। तो नई समीक्षा एक तरीके से अच्छा ही था कि आया, नहीं तो रोमांटिसिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता और इस तरीके से जो कृति का महत्व है वो खत्म हो जाता। तो कृतिकार को ज्यादा महत्व दिया जा रहा था, तो उसको हटाकर अपना ध्यान जो है वो कृति पर फोकस करने की यहाँ पर बात की गई है नई समीक्षा में। आगे चलते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है कि भाषिक विश्लेषण से किस सिद्धांत का जन्म हुआ है। तो प्रश्न मैंने किया है आप लोगों को, आप कमेंट करके मुझे आंसर दीजिए कि भाषिक विश्लेषण से किस सिद्धांत का जन्म हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको मेरी ये क्लास जो है नई समीक्षा की अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश की कि आप लोगों के साथ सिंपल शब्दों में अच्छी तरीके से आप लोगों के सामने लेके आऊं, और किसी पॉइंट को मैंने छोड़ा नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको सारे पॉइंट्स जो है वो करवाऊं, ताकि आप कुछ भी जो है मिस ना करो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको मेरा जो ये सिद्धांत है, ये जो नई समीक्षा जो है वो अगर अच्छी तरीके से समझ आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो लाइक कीजिए, और साथ ही साथ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है आगे आगे और भी क्लासेस जो है अच्छी अच्छी देखने को मिलती रहे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसी पढ़ती रहिए, ठीक है, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से आप स्टडी कीजिए, आप देखिए कैसे है, और इसे दोबारा से एक बार पढ़िए, क्योंकि काफ़ी बड़ा था, लेंथी था। तो आप इसको एक बार दोबारा से रिवीजन करेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से पक्का हो जाएगा ये। ठीक है, तो बाय, टेक केयर, राधे राधे, हैव अ नाइस